शुक्ला जी और उनकी पत्नी ललिता जी का एक ही बेटा विमल था। शुक्ला जी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। उन्होंने किसी तरह मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा इंजीनियर बनाया और धूमधाम से उसकी शादी रिद्धिमा नाम की लड़की से करवा दी। रिद्धिमा बहुत ही पैसे वाले घर की लड़की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही, देखो विमल, मुझे रहने के लिए बड़ा घर चाहिए। मम्मी जी पापा जी का घर बहुत छोटा है, यहाँ मुझे बहुत परेशानी होती है। अरे लेकिन रिद्धिमा, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर भला दूसरी जगह कैसे रह सकता हूँ? अरे कोई बात नहीं बेटा, देखो तुम्हारी जिंदगी तो अभी अभी शुरू हुई है, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। हाँ बेटा, बहू ठीक ही तो कह रही है। लेकिन मम्मी पापा, मैं आप दोनों को इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अरे विमल बेटा, हम तुम्हें कौन सा अपने से दूर जाने को कह रहे हैं। आसपास एक अच्छा सा फ्लैट ले लो, तुम और रिद्धिमा उसमें सेट हो जाओ। देखो ना विमल, अब तो तुम्हारे मम्मी पापा भी इस बात के लिए तैयार हैं, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? ठीक है रिद्धिमा, मैं तुम्हारे साथ दूसरे फ्लैट में सेटल हो जाऊंगा, लेकिन सैटरडे संडे हम दोनों मम्मी पापा से मिलने आएंगे। कुछ ही दिनों के बाद रिद्धिमा और विमल शुक्ला जी के घर के पास ही एक फ्लैट में रहने के लिए चले जाते हैं। फिर एक दिन, रिद्धिमा, ये 20,000 रुपए हैं, मुझे ऑफिस में काम ज्यादा है, तुम जरा जाकर मम्मी जी को दे देना। ठीक है। वैसे विमल, क्यों ना हर महीने मम्मी और पापा जी को पैसे मैं ही देकर आया करूं? वो क्या है ना, मुझे उनकी मदद करना, मतलब उनका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। अरे क्यों नहीं रिद्धिमा, तुम मेरे मम्मी पापा के बारे में इतना अच्छा सोचती हो, वही बड़ी बात है। अगली बार से उन्हें देने के पैसे तुम ही दे आना। रिद्धिमा दोपहर में वो पैसे लेकर सास ससुर के पास जाती है। मम्मी जी पापा जी, आप जानते भी हैं आप लोगों की वजह से हमें कितनी परेशानी होती है। अरे क्या बात है बहू, सब ठीक तो है ना? विमल तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? वो तो मेरा ख्याल रखते हैं पापा जी, लेकिन आप लोगों की पैसों की फरमाइश अगर इसी तरह चलती रही तो हम कैसे खुश रह पाएंगे? अरे क्या बात है बेटा, विमल ने तुमसे कुछ कहा क्या? वो क्या कहेंगे, ये 20,000 भेजे हैं आपको देने के लिए। मैं तो कह रही थी कि अगर आपको जरूरत हो तो ये पैसे आप ले, वरना मुझे बहुत जरूरी शॉपिंग करनी थी। अब कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने लिए शॉपिंग कर लो, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। लेकिन मम्मी जी पापा जी, आप वादा कीजिए कि आप विमल को ये बात नहीं बताएंगे। हाँ बेटा, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। रिद्धिमा सारे पैसे लेकर अपने लिए खूब सारी शॉपिंग कर लेती है और विमल को इस बारे में पता भी नहीं चलता। दिन ऐसे ही बीते जाते हैं। विमल जितने भी पैसे रिद्धिमा को अपने मम्मी पापा को देने के लिए देता, रिद्धिमा उसमें से बहुत कम पैसे अपने सास ससुर को देती और बाकी के अपने शॉपिंग और घूमने फिरने पर उड़ा देती। चलो रिद्धिमा, मम्मी पापा से मिलने चलते हैं, उन्हें कुछ पैसे भी देने थे। हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। रिद्धिमा और विमल शुक्ला जी के घर आते हैं। माँ, ये लो पूरे 30,000, आपके महीने का खर्च अच्छी तरह निकल जाएगा, और आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो भी बता दीजिए। अरे नहीं बेटा, ये पैसे तो हमारे लिए बहुत है। क्या बात है माँ, इतने दिन से देख रहा हूँ वही पुरानी साड़ी पहन कर रहती हैं। चलिए मैं आपको शॉपिंग करवाने ले जाता हूँ। अरे नहीं बेटा, ये साड़ी तो मैंने बस ऐसे ही पहन ली थी। हर महीने तुम इतने पैसे जो भिजवा देते हो, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं। तो ठीक है, आपको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इन दिनों ऑफिस का काम ज़्यादा होने की वजह से मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए रिद्धिमा को आपके पास भेज देता हूँ। बहू हमारा बहुत ख्याल रखती है बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन जब विमल अपने ऑफिस चला जाता है तो रिद्धिमा अपने सास ससुर के पास जाती है। मम्मी जी, कल जो 30,000 दिए थे ना आपको आपको तो उतने पैसों की जरूरत नहीं होगी, तो उसमें से 2,000 रख लीजिए, वो आपके लिए काफी होंगे, और बाकी के पैसे मुझे दे दीजिए। लेकिन बेटा, पूरा 1 साल होने आया है, अब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे, खाने पीने की चीजें भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखो बेटा,
हम विमल को कुछ भी इसलिए नहीं बताते क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे और उसके बीच कोई झगड़ा हो। देखिए पापा जी, अगर आपने विमल को कुछ भी बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद अचानक ललिता जी की तबीयत खराब हो जाती है। विमल उन्हें दिखाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि ठीक से खाना नहीं खाने की वजह से ललिता जी के शरीर में काफी कमजोरी आ गई है। ये क्या माँ, इसीलिए मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहता था। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ पापा, मैं आप लोगों का ख्याल रखने के लिए आपके लिए इतने सारे पैसे भेजता हूँ, आप लोग ठीक से कुछ खाते पीते क्यों नहीं? अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बुढ़ापे का शरीर है इसलिए कमजोरी आ गई। नहीं माँ, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि सही तरीके से खाना नहीं खाने की वजह से आपका शरीर इतना कमजोर हो चुका है। माँ, अगर कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बताइए। बेटा, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं बस अभी 2 मिनट में आता हूँ। डॉक्टर ने आपकी कुछ दवाइयाँ लिख कर रखी थी, वही लेने जा रहा हूँ। विमल के जाने के बाद मम्मी जी और पापा जी ध्यान रखिएगा, विमल आपसे कितना भी पूछने की कोशिश करे, लेकिन अगर आपने उन्हें कुछ भी बताया तो फिर ठीक नहीं होगा। बेटा तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताने वाले। तभी अचानक वहां पर विमल आ जाता है। अरे आप यहाँ, आप तो दवा लेने गए थे ना? गया तो था लेकिन अपना पर्स भूल गया, और एक तरह से अच्छा ही हुआ, आज मुझे सच्चाई का पता चल गया। रिद्धि माँ, तुम जो मेरे मम्मी पापा से कह रही थी मैंने सब कुछ सुन लिया है। कुछ भी तो नहीं कहा। क्या कहा मैंने? पापा जी सच सच बताइए, आखिर बात क्या है? बेटा मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बहू नाराज हो जाएगी। पापा, अगर आप कुछ नहीं बताना चाहते तो आज रिद्धि माँ खुद सारा सच बताएगी। बोलो रिद्धि माँ, क्या बात है? कह रही हो या नहीं? मुझे माफ कर दो, तुम जितने भी पैसे मम्मी पापा को देने के लिए देते थे वो सारे पैसे मैंने शॉपिंग और घूमने फिरने में उड़ा दिए और उन्हें बहुत कम पैसे दिए। और मुझे लगता है कि इसी वजह से मेरे मम्मी पापा ठीक से खाना तक नहीं खा पाए। हाँ, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। देखो रिद्धि माँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। आगे से अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो हमारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद रिद्धि माँ धीरे धीरे समझ जाती है और अपने सास ससुर का ख्याल रखना शुरू कर देती है। ललिता जी की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी। विमल अपनी पत्नी के बदले व्यवहार और अपनी माँ की तबीयत ठीक हो जाने की वजह से काफी खुश था। बहू वैसे जैसी भी क्यों ना हो, सास के लिए तो उसके 2 चेहरे ही होते हैं, लेकिन क्या हो अगर सच में बहू दोगुली हो तो? अरे माँ जी, आपने फेशियल नहीं करवाया? मैं अभी पार्लर वाली को बुक कर देती हूँ, वो घर आकर कर देगी। वाह वाह, कितना ख्याल रखती है ये तुम्हारा। एक हमारी वाली है, किचन से निकल कर कमरे में, कमरे से किचन, और तो कुछ आता ही नहीं। बहू तैयार होकर पार्लर के लिए निकल जाती है। पार्लर जाकर पार्लर वाले से कहती है, ओह जरा एसी तेज करो ना, बहुत गर्मी है, और हाँ वो पिछली बार वाला फेशियल कर दो, हेयर स्पा और जो होता है सब कर दो। ओह श्योर, लेकिन क्या बात है रिंकी जी, अब बड़े दिनों बाद आई? अरे अभी पिछले महीने तो आई थी। पार्लर वाली उसे घूर कर देखती है। पिछला महीना पता है कितने दिन का होता है? 30 दिन, और स्किन को तो हर 7 दिन में जगाना पड़ता है। देखो कितनी उतरी सी लग रही है। रिंकी जी, इस बार ना 3000 वाला फेशियल करवाना पड़ेगा। कर दो, जो भी अच्छा है कर दो। यार ससुराल से निकलना पता है ना, दरवाजे में सास नागिन की तरह फन फैला कर बैठी रहती है। कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं, पहले तो रजिस्टर में एंट्री करवाओ, फिर कहीं जाकर पार्लर का मुंह देखो। ये तो है। अरे कुछ सर्विस उनकी भी करवा दीजिए ना, खुश रहेंगी। बोलो तो कल चिंकी को आपके घर भेज देती हूँ। उस बुढ़िया का फेशियल करवाना है, कोई सस्ता सा करवाना। हाँ
भेज देना। बहू घर आ जाती है। आ गई पार्लर से, जरा खाना तो बना दे, भूख लग रही है। हाँ हाँ माँ जी, मैंने तो कहा उसे कि जल्दी से कर, कोई भी हल्का फुल्का सा, मुझे खाना भी तो बनाना होता है घर जाकर। अरे बहू कितना सोचती है, चल अब कुछ जल्दी से दे दे, भूख के मारे हालत खराब हो रही है। रात को जब पति घर आता है। क्या बात है, चमक रही हो? पार्लर गई थी क्या? हाँ गई थी, लेकिन किस काम का हुआ पार्लर जाना। अरे क्यों भाई, क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ? अरे एक तो वहां जाकर पैसे नहीं होते, क्योंकि थोड़े ही पैसों में तुम्हारी माँ का भी पार्लर का काम होता है। अरे इस उम्र में भी सारे श्रृंगार करवाने हैं उन्हें। माँ को शुरू से शौक है। पापा के वक्त तो माँ का मेकअप और ड्रेस अब देखने वाला होता था। हाँ हाँ तो होगा ही ना, शौक तो अभी भी उनके पूरे कर रही है। भाई कौन सी सास ऐसे सर पर रहती है, और मुझे फेशियल के बाद कम से कम 2 घंटे की नींद लेनी जरूरी होती है। लेकिन ना जी ना, मैं कहाँ ले सकती हूँ नींद, मुझे तो लगा दिया किचन में, ये देखो हाथ भी जल गया मेरा। अरे ये तो गलत बात है माँ की। अरे तुम नहीं हो तो 2 रोटी खुद बनाकर खा सकती है। ये क्या बात हुई कि जब बनाओ तुम ही बनाओ? अगली सुबह। माँ आज तो आपके हाथ की सब्जी खाऊंगा। अरे तो बना देती हूँ ना बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और बता, खीर भी खाएगा तो वो भी बना देती हूँ। या रुक, आज तेरे ऑफिस का टिफिन मैं ही बना देती हूँ। बहू जरा दूध निकाल कर दे फ्रिज से। बहू पति की तरफ देखती है। क्या है माँ, उसे आराम करने दो ना, सारा दिन काम करती रहती है, इंसान है वो भी। और माँ तुम 2 रोटी खुद बनाकर खा लिया करो ना। माँ को बहुत गुस्सा आता है। बहू ने कभी उसे किचन में जाने ही नहीं दिया, वरना सास तो खाना बनाने की एक्सपर्ट थी। माँ बेटे को टिफिन देकर चाय बनाकर एसी के सामने बैठ जाती है। बहू जरा यहाँ आना। जी जी माँ जी, क्या हुआ? थक गई होंगी ना आप, पैर दबा दूं आपके? नहीं बहू, मैंने तो सुना कि तू थक जाती है, जा जाकर सो जा, और सारा खाना बनाकर रखा है, बस दिन की रोटी बना लेना। अरे पता नहीं क्यों इन्हें ऐसा लगता है कि मैं काम बहुत करती हूँ। माँ जी मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। बहू कमरे में चली जाती है, लेकिन सास को पता होता है कि मामला क्या है। अगले रोज। बेटा पता नहीं मुझे हमेशा चक्कर क्यों आते रहते हैं, जरा डॉक्टर को तो दिखा दे। हाँ माँ क्यों नहीं, मैं शाम को जल्दी आता हूँ ना ऑफिस से, फिर चलते हैं। बेटा शाम को जल्दी घर आता है और कमरे में जाता है। अरे चलो ना, आज कहीं घूमने जाते हैं, कितने दिनों बाद आज जल्दी आए हो तुम। अरे नहीं नहीं, माँ को ना डॉक्टर के पास ले जाना है, पता नहीं क्यों दिन भर चक्कर आते रहते हैं उन्हें। चक्कर तो आएंगे ना, सारा दिन मोबाइल में घुसी रहती है, जो समय मिलता है उसमें टीवी देखती है। अब आंखों पर इतना जोर देंगी तो कहाँ से चक्कर नहीं आएगा। हाँ ये बात भी ठीक है, डॉक्टर भी क्या कर लेगा। और ऊपर से डॉक्टर कम लेगा क्या पैसे? अरे बस एक बार अस्पताल में घुस जाओ, कपड़े तक उतरवा लेते हैं ये लोग। बेटा बहू की बात में आ जाता है। फिर क्या, कमरे से दोनों तैयार होकर निकलते हैं। अरे बेटा वो डॉक्टर से बात हो गई ना, चलना है ना। माँ पहली बात तो ये मोबाइल छोड़, सारा दिन इसी में लगी रहती है, आँख गड़ी रहेगी मोबाइल पर तो चक्कर तो आएगा ना, इसमें डॉक्टर भी क्या करे। ऊपर से अस्पताल का तो पता है ना मामला, एक बार जाओ तो कपड़े भी उतरवा लेते हैं। हाँ हाँ बेटा समझ गई। ठीक है, वैसे तू कहाँ जा रहा है? माँ हम लोग थोड़ा घूमने जा रहे हैं, रात का खाना बाहर खाकर आएंगे, इंतजार मत करना। बेटा बहू चले जाते हैं, माँ घर पर अकेली रह जाती है। तभी सहेली का फोन आता है। अरे क्यों री, क्या कर रही है, आजा मेरे घर। अरे क्या आ जाऊं, घर पर कोई नहीं है, घर पर ताला कैसे लगा दूं। अच्छा ठीक है, चल मैं ही आती हूँ, बैठकर बात कर लेंगे। सास और सहेली साथ बैठी होती है कि अरे मेरी बहू ने तो नाक में दम कर रखा है, जब देखो तब बेटे के कान भरती रहती है, मेरे सामने तो ऐसी बनती है जैसे सीरियल की बहू। अरे मेरा यहाँ यही हाल है, जो बेटा माँ माँ करते नहीं थकता था, आज के दिन उसे मेरे में ही कमियां नजर आती है, पता नहीं क्या क्या भरती होगी। मैं तो कहती हूँ ऐसी बहुओं से बात करना ही बंद कर दो, सीधी हो जाएगी 2 दिन में। सास मुस्कुराती है। पागल हो गई है क्या, बहू से बात बंद करने के नाम पर हंस रही है। अरे नहीं नहीं, पागल नहीं हुई हूँ, लेकिन ये सोच रही हूँ कि माँ कभी भी अपने बेटे की बुराई किसी से भी नहीं सुन सकती।
वो बचपन में कोई बदमाशी भी कराता तो मैं साफ मना कर देती थी। विश्वास ही नहीं होता था कि मेरा बेटा कुछ गलत करेगा। लेकिन आज बीवी के कहने पर बेटे ने ये नहीं सोचा कि माँ की क्या तकलीफ है या मेरी माँ कैसी है। सच कहा बहन, उस लड़की से बात क्या बंद करना जो इस घर में सिर्फ बेटे के लिए आई है। बात तो उस बेटे से बंद करने की हिम्मत चाहिए जो माँ की कोख में रहकर भी उसे नहीं समझ पाया।